हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम बैंकिंग सेक्टर को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्लास 10+2 के बाद बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करना है, बैंकिंग सेक्टर में जॉब चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या इसमें जो हमारी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, कितनी वैकेंसीज आती हैं, और क्या आपकी इन जॉब्स में सैलरी होगी, और क्या इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए कि बैंकिंग सेक्टर ही हमें क्यों ज्वाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए बैंकिंग जॉब्स में। ठीक है, बैंक्स में जो भी वर्क होता है उसमें आप लोगों का इंटरेस्ट होगा, तो ही आप इस सेक्टर में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। उसके बाद इसके बारे में कुछ खासियत है जो इनमें जॉब्स होती हैं। बैंकिंग सेक्टर हमारे इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडिंग सेक्टर है। ठीक है, जिसमें कि हर साल बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत सारी आती हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें जितनी भी जॉब्स होती हैं इसमें हमें प्योर वाइट कॉलर जॉब्स मिलती हैं, मतलब कोई इन जॉब्स में हेरा फेरी नहीं होती, सिंपल काम रहता है। ठीक है, और सेकेंड इनमें जॉब सिक्योरिटी होती है। ठीक है, कि बहुत सारी जॉब्स हैं आपकी, इसमें जॉब सिक्योरिटी होगी। टोटली एवरेज सैलरी हमें बहुत अच्छी मिलती है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 35,000 के करीब है। तो एवरेज सैलरी का मतलब क्या है कि 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 35,000 प्लस सैलरी जरूर मिल जाएगी, और इसके आगे ये हमेशा इंक्रीज ही होगी, ये आपके नंबर्स हमेशा इंक्रीज होते रहेंगे। एंड दिस इज द वन ऑफ द सेक्टर प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम जॉब्स इन द इंडिया। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है जिसमें कि बहुत सारी जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो प्लीज़ आपको इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, आपको 10+2 के बाद ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स दोनों में ही। ठीक है, क्लास 10+2 में भी एंड ग्रेजुएशन में भी आपके 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन कौन सी फील्ड में चाहिए, कोई भी फील्ड। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन हो, आप इस सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। देन आपको नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज, आजकल हर एक काम बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर्स पर हो रहा है, सो आपको कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके कोर्स में कंप्यूटर है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आपको इसके बारे में अलग से नॉलेज रखनी पड़ेगी। एंड अगर हम इसमें बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में, तो कुछ जॉब्स के लिए ये रहेगी 18 to 28, और बाकी जॉब्स के लिए होती है 21 से लेकर 30 साल। सो मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 20 से लेकर 30 साल के बीच आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी ग्रेजुएशन के बाद आपकी एज इस रेंज में जो है वो एंटर हो जाती है। ठीक है, नाउ इसमें कौन कौन सी जॉब्स होती हैं। सबसे पहले तो 2 टाइप के इसमें सेक्टर हैं। फर्स्ट इज द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सेकंड इज द प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक अलग टाइप की जॉब्स निकलती हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेल्स ऑपरेशनल रोल्स होते हैं, जिसमें उनकी सेल्स को हमने मैनेज करना होता है। वो आपके पर्सनल एबिलिटीज पर डिपेंड करता है कि आप जितना उसको अच्छे से संभाल सकेंगे सेल्स को, उतना ही आपका उसमें इनकम इंक्रीज होता जाएगा। उसके बारे में यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होता, सिंपली आपकी ग्रेजुएशन हो तो आप अपने आसपास के इलाके के जो भी बैंक्स होंगे उनमें आप इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। अपना एक CV बनाएं, उसके द्वारा आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इसमें गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं। ठीक है ना, परमानेंट जो हमारी जॉब्स निकलती हैं उसमें क्या होती हैं। सबसे पहली टाइप होती है क्लैरिकल। ठीक है, क्लैरिकल जॉब्स सबसे ज़्यादा निकलती हैं। ठीक है, एंड देन इसमें होते हैं PO होते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स क्या होते हैं, जिन्होंने असिस्टेंट मैनेजर के साथ में काम करना होता है। मतलब आपको शुरू में इस पोजीशन पर रखा जाएगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा तो आपकी पोजीशन उसमें वहाँ पर हाई होती जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट रखे जाते हैं, मल्टीपर्पज़ जो हमारा स्टाफ होता है। देन
ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के भी वहाँ पर होती हैं वैकेंसीज, ग्रेड ए और ग्रेड बी की पोस्टेज भी होती हैं, ये सभी इसमें वैकेंसीज रहती हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि ये सेक्टर हमें क्यों ज्वाइन करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए 60%, ठीक है, एंड विद एज तो आपकी इसी रेंज में ही रहेगी, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। एंड देन कौन कौन सी वहाँ पर जॉब्स होती हैं, आपको अपना एक एम बना लेना है कि मुझे यही पर्टिकुलर जॉब के लिए प्रेपरेशन करनी है। कैसे प्रेपरेशन करनी है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो अब हम बात करते हैं, एंड एग्जाम्स कौन कौन से होंगे। तो मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्लास 10+2 के बाद इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। जैसे हमारी ग्रेजुएशन हो जाती है तो बाद में हमें इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हम बाद में इस सेक्टर को ज्वाइन जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे ग्रेजुएट्स, चाहे कि वो हों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, चाहे वो किसी भी और फील्ड से हों ग्रेजुएट्स, वो बैंकिंग सेक्टर के लिए ही प्रेपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम अभी से ही इसकी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर देंगे तो हमारे लिए ये काफ़ी इजी हो जाएगा। तो आपको अभी से ही इसके बारे में फुल जानकारी रखनी है कि क्या क्या हमें इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो हमें उसके लिए अभी से ही प्रिपेयर रहना है। तो आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो सबसे पहली इंस्टीट्यूट है जो कि है यहाँ पर IBPS। ठीक है, तो SBI एंड RBI को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे कि PNB है या फिर कोई भी ऐसे जो भी हमारे बैंक्स हैं, उन सभी में जितनी भी सिलेक्शंस होती हैं वो सभी IBPS के एग्ज़ाम के थ्रू होती हैं। ठीक है, जैसे कि इसके थ्रू PO का एक एग्ज़ाम अलग होता है जो कि हर साल होता है, फिर एक अलग एग्ज़ाम होता है दैट इज़ फॉर द क्लर्क, एंड एक एग्ज़ाम होता है ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर्स स्केल 1, 2, 3 के की। मतलब डिफरेंट इसमें हमें 3 एग्ज़ाम्स मिल जाते हैं जो कि हर साल होते हैं अप्रोक्सीमेटली। अगर किसी साल कुछ अलग बात हो जाए वो बात अलग है, बट मोस्टली ये एग्ज़ाम हर साल होते हैं। ठीक है, फिर आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने अलग से पेपर रखता है, उसका भी सेम स्टाइल है। प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए एंड क्लैरिकल के लिए, दोनों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे पास एक एम बन जाएगा कि हर साल ये एग्ज़ाम होना है और हमें इसके लिए प्रेपरेशन करते रहना है। ठीक है, एंड फिर आते हैं RBI भी अप्रोक्सीमेटली हर साल ही अपना एक एग्ज़ाम रखता है। इसमें सीधी ग्रेड A एंड ग्रेड B के ऑफिसर्स की जॉब्स रहती हैं। तो ये एग्ज़ाम, इन एग्ज़ाम्स के मुकाबले इस पेपर में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज़ काफ़ी लो होती हैं। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हमें IBPS और SBI में मिलती हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और है दैट इज़ द NABARD, इसमें भी थोड़ी बहुत वैकेंसीज आ जाती हैं। तो ये हमारे 4 हैं बेसिकली, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिन एग्ज़ाम्स के थ्रू, मतलब इसके एग्ज़ाम कितने बन गए 1, 2, 3 और 2 पेपर इसके, टोटल 5 एग्ज़ाम आप हर साल दे सकते हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए। कोई भी और ऐसा सेक्टर आपको शायद ही मिलेगा जिसके लिए इतने एग्ज़ाम्स हों जो कि हर साल होते हैं। ठीक है, तो अब इन एग्ज़ाम्स में हमें कौन सी चीज़ें मिलती हैं, क्या इसके पेपर का सिलेबस होता है। ठीक है, अगर आपका क्लास 10th तक मैथमेटिकल अप्रोच अच्छा रहा है, ठीक है, अगर आपको मैथ्स अंडरस्टैंड हो जाता है, मार्क्स की बात नहीं है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कि अगर आपको मैथ्स की टर्म्स जो कि बेसिक मैथ होता है क्लास 10th तक, ठीक है, अगर आपकी मैथमेटिकल अप्रोच अच्छी रही है तो आपको बैंकिंग की प्रेपरेशन में कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। तो बेसिकली हमें इसमें सबसे पहले मिलता है एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आप इसे बोल सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि बेसिकली क्लास 6 से लेकर 10th तक का बेसिक मैथ्स हमें मिल जाता है। ठीक है, उसमें से भी कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया जा सकता है, वो आप बाद में डीपली हम इसके बारे में कोई अलग से वीडियो बनाएंगे इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, और इसके अलावा हमें जो इसमें दूसरी चीज़ मिलती है दैट इज़ द रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, अब ये रीजनिंग एबिलिटी में क्या होता है कि आपको अपनी इंटेलिजेंसी यहाँ पर देखनी होती है। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी, जैसे कि इसमें कुछ ऐसी टर्म्स आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल पजल सॉल्विंग या फिर अरेंजमेंट्स दिए होते हैं, उनके अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम दी होती है, या फिर एजेस के अकॉर्डिंग रिलेशंस होते हैं। ठीक है, आपस में, जैसे कि ब्रदर सिस्टर या ऐसे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, नंबर सीरीज होती हैं। ठीक है, कोड्स होते हैं, जैसे कि हम कोई भी मतलब ABC को यूज़ कर कोई भी हमने कोड बनाया हो,
डायग्राम्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऐसी रीजनिंग एबिलिटी होती है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गई। थर्ड नंबर पर आती है जर्नल इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपका ग्रामर का पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ग्रामर एंड आपकी जो सेंटेंस फॉर्मिंग है, ठीक है, ये पार्ट दोनों आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और फोर्थ बाद में जो फोर्थ नंबर पर आती है हमारी जर्नल अवेयरनेस, ठीक है, जर्नल स्टडीज भी हम इसे बोल देते हैं, जर्नल अवेयरनेस। और इसके बाद आपको इसमें मिलती है कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज चाहिए जो हमने शुरू में भी बताया था। तो ये आपकी यहाँ पर 5 अलग अलग चीज़ें होंगी जो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। अब देखिए काफ़ी सिंपल बात है कि अगर तो आपका मैथमेटिकल अप्रोच अच्छा रहा है तो ये एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी की सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो बिल्कुल इजी होते हैं, आपको मैं कुछ बुक्स भी सजेस्ट करूंगा लास्ट में, तो वो आप लोग साथ में रखिए और अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही इसकी अच्छे से प्रेपरेशन करें, ठीक है। फिर आती है इंग्लिश। तो इंग्लिश भी आपको सिर्फ बेसिक यानी कि क्लास 10th तक स्ट्रॉन्ग करनी है, बाकी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आती है जर्नल अवेयरनेस और फिर आता है कंप्यूटर। जर्नल अवेयरनेस के लिए भी आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक जर्नल स्टडीज करें। एक बात अपने दिमाग में बैठा लें, कोई भी जॉब हो, ठीक है, मोस्टली जितनी भी जॉब्स हैं वो आपकी क्लास 6 से लेकर क्लास 10th के सिलेबस में ही कवर हो जाती हैं, ठीक है। चाहे वो जर्नल स्टडी हो, चाहे वो आपका एप्टीट्यूड हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सभी कुछ आपको वहाँ से ही मिल जाएगा। तो अपनी ग्रेजुएशन के दौरान, चाहे आप क्लास 10+2 के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिप्लोमे के बाद तो ये आप पेपर ही नहीं दे सकते, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसी में ही साथ में इन चीज़ों पर अपना ध्यान दें, ठीक है। जैसे कि मोस्टली ग्रेजुएशन कोर्सेज में इंग्लिश तो हमें मिल जाती है, तो इंग्लिश को आपकी वहीं पर हो जाएगी, ठीक है। अपनी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जर्नल अवेयरनेस, अवेयर रहें, ठीक है, जर्नल टर्म्स के बारे में, और अपनी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज को इंक्रीज करें, ये आपकी स्किल्स बन जाएंगी। इसके अलावा एसएससी के एग्जाम्स आते हैं, उनमें भी यही पूरा सिलेबस हमें मिलता है, ठीक है। तो मोस्टली ग्रेजुएट के बाद जितने भी ऑफिसर्स के जॉब्स के लिए, चाहे वो एसएससी के थ्रू हो, चाहे वो कोई भी और पेपर हो, उनमें सभी में आपको यही सिलेबस मिलने वाला है। तो प्लीज़ अगर आपकी क्लास 10+2 क्लियर हो चुकी है, सभी बोर्ड्स के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, आगे आपकी जो भी आगे आपने जो भी कोर्स चूज़ करना हो उसके दौरान ये सभी स्किल्स अपनी इंप्रूव करें, क्योंकि मोस्टली बच्चों को ग्रेजुएशन के बाद में इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो बाद में हमें एक्स्ट्रा 2 और 3 ईयर्स इसी काम पर यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। सो एप्टीट्यूड के लिए मैंने आपको बताया है बेसिक, मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा जो कि सबसे अच्छी बुक होगी, बेस्ट बुक होगी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और रीजनिंग के लिए भी एंड साथ में इंग्लिश आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, ये सभी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है अपनी ग्रेजुएशन के दौरान। एंड एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पीओ की जॉब्स जो होती हैं, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं, अगर हमें कोई हायर रैंक की जॉब्स लेनी है तो आपका इंटरव्यू भी होगा, तो आपका इंटरव्यू भी होगा और आपकी जीडी भी होगी। जीडी मतलब क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। आप लोगों को एक ग्रुप में बिठा दिया जाएगा तो वहां पर आपकी ग्रुप डिस्कशन होगी। तो प्लीज़ अपनी इन स्किल्स को आपको इम्प्रूव करना है, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करें। जीडी में क्या होगा कि अगर आप जर्नल अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, अगर आपके ब्रेन में सभी चीज़ों के बारे में जानकारी, आप जनरली अवेयर रहते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप ग्रुप डिस्कशन को ईजिली क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं जो कि आपके बहुत ही काम आएंगे ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन। सो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पेशेंस रखने हैं, ठीक है। कोई भी आपको जॉब के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आपको प्रेपरेशन रखनी है। प्रेपरेशन अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होती है? कीप पेशेंस, ठीक है। एक अपनी स्पीड रखें, एक अपना शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, उसको फॉलो करें और पेशेंस रखें, ठीक है। फोकस ऑन वन एग्जाम ओनली। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपने बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करना है तो इस वीडियो को देखने के बाद ही अपना एक एम बना लें कि बैंकिंग सेक्टर ही ज्वाइन करना है, तो एक एग्जाम, यानी कि ये सभी एक एग्जाम ही बन जाते हैं, ठीक है। इन्हीं पर आपको एम करना है, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग की बहुत ही हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट है। एक आपको टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में आपको इतनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना ही करना है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी स्पीड इंप्रूवमेंट करनी होगी, मतलब 2 और 3 ईयर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। देन
इसके अलावा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कि फोकस ऑन योर पुअर सब्जेक्ट्स। आपके जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पर आपको ज़्यादा जोर लगाना है, ठीक है। एंड स्टडी के लिए एक आपको टाइम टेबल बनाना है एंड उसके साथ आपको अपनी एक डायरी रखनी है। आपका डेली का एम कि आज मुझे ये सभी कुछ कंप्लीट करना है और उसमें नोट डाउन करें। फिर जब आपका डे एंड में हो तो आपको देखना है कि वो काम मेरा कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हो पाया, ठीक है। तो ऐसे आपको अगले दिन में अपना शेड्यूल चेंज करना होगा, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपना एम आप बनाना सीख जाएंगे डेली में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, ठीक है। आपको अब इंफॉर्मेशन है कि मुझे क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, एक पेपर इसका होगा, बाद में मेंस एग्जाम होगा, मेंस में भी जनरल इंग्लिश, यही सब कुछ आता है मेंस में भी। मेंस और प्रीलिम्स में सेम सिलेबस रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है। और मेंस को अगर आप क्लियर करते हैं, अगर आपकी हायर रैंक की जॉब है तो आपका इंटरव्यू जीडी होगा, अदरवाइज आपको डायरेक्ट ही पोस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। सो सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज द आपको मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप जितनी ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इंप्रूवमेंट होगा। मॉक टेस्ट सोल्व करें, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को सोल्व करें। देखिए अगर आपका मैथमेटिकल अप्रोच स्ट्रॉन्ग है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो आप एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी तो अभी से सोल्व करना शुरू कर दें, ठीक है। इसको एक एंजॉय के साथ एक अच्छे से इन दोनों टॉपिक्स को सोल्व करें तो आप 2 और 3 साल में अपने ग्रेजुएशन के दौरान इसमें आपकी बहुत ही स्पीड फास्ट हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को एंजॉय करना शुरू कर दें तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। सो दीज आर द सम टिप्स फॉर ऑल ऑफ यू। एंड इसके बाद आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, एंड रीजनिंग एबिलिटी के लिए है, फिर आपके बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के लिए है, जनरल अवेयरनेस के लिए है। ये सभी बुक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं, ये पूरी जानकारी, पूरे सभी बुक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और कोई भी जानकारी आपको इसके रिलेटेड और भी किसी फील्ड के रिलेटेड और भी किसी कोर्स के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।